नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आज बात होगी आज रूस, भारत और चीन यानी कि RIC की त्रिपक्षीय बैठक होगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए 3 दिन के रूस के दौरे पर हैं। इस पर रहेगी हमारी नजर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत की जनसंख्या के मुकाबले देश में प्रति लाख आबादी पर कोरोना के जो मामले हैं वो बाकी देशों की तुलना में कम हैं और रिकवरी रेट में भी काफी बेहतर सुधार हो रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज से शुरू होने वाली रथ यात्रा को सशर्त निकालने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रूस, भारत और चीन यानी RIC की त्रिपक्षीय बैठक आज होने जा रही है। इस वर्चुअल बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर हिस्सा लेंगे, जबकि चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी भाग ले रहे हैं। बैठक की मेजबानी कर रहे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह साफ किया है कि इस त्रिपक्षीय बैठक में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में कोविड-19 से निपटने में तीनों देशों के बीच सहयोग और दूसरे वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। फिर भी भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के बीच हो रही इस बैठक से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि भारत का हमेशा से रुख रहा है कि वो सीमा विवाद निपटाने के लिए किसी तीसरे देश की मदद नहीं लेगा। इसलिए उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए 3 दिन के रूस के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन भारत और चीन के बीच किसी भी तरह की बातचीत प्रस्तावित नहीं है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़े तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मॉस्को रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने अपनी यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि इस दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत की जाएगी। बुधवार को मॉस्को में विजय दिवस परेड आयोजित होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विक्ट्री डे परेड में भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना से 75 सैन्यकर्मियों के विशेष दल को भी शामिल किया गया है। ये पहली बार है जब भारत की तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया था। दूसरे विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय परेड आयोजित की जा रही है। परेड का आयोजन रूसी और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों के नागरिकों द्वारा किए गए वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए किया जाता है। इससे पहले विजय परेड का आयोजन 9 मई को किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। रूस में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस मौके पर बधाई भी दी थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और रूस के गहरे रिश्तों से दुनिया वाकिफ है और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना रही हों, रूस ने हमेशा ही भारत का साथ दिया है। रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं। दरअसल रक्षा के क्षेत्र में सहयोग, खासकर हथियारों, लड़ाकू विमानों, पनडुब्बी और नौसेना के जहाज की आपूर्ति दोनों देशों के बीच संबंधों की धुरी रही है। भारत के साथ रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है और दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में इसकी झलक भी मिलती है। बीते कुछ सालों में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को नया आयाम दिया है। खरीदार विक्रेता के रिश्ते को बदलकर भारत और रूस ने एक दूसरे के लिए एक सहयोगी का रिश्ता कायम किया है। दोनों देशों के बीच रक्षा से संबंधित अनेक समझौते हुए हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, Su-30 विमान का भारत में उत्पादन और T-90 टैंक दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के उदाहरण हैं। रूस की तरफ से भारत को S-400 ट्रायम्फ हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली की जल्द ही आपूर्ति भी होने वाली है। S-400 दुनिया के सबसे उत्तम मिसाइल रक्षा प्रणालियों में शुमार है।
भारत रूस रक्षा संबंधों की एक खासियत यह भी है कि इसमें तकनीक के हस्तांतरण के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त अनुसंधान, विकास, उन्नत रक्षा तकनीक और प्रणालियों के उत्पादन के क्षेत्र में मिलकर काम भी किया जा रहा है। सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में हुए सालाना द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भारत और रूस के बीच दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम द्वारा रूसी रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बनाने पर सहमति भी बनी। मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम के बारे में घोषणा की। इसके तहत उत्तर प्रदेश के कोरबा में IRRPL यानी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा असॉल्ट राइफल के भारत में निर्माण को लेकर सहमति शामिल है। भारत रूस साझेदारी के तहत भारत में कामोव सैन्य हेलीकॉप्टर भी तैयार किए जा रहे हैं। सामरिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए दोनों देश अपने अपने अधिकारियों के बीच संवाद, दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और अन्य कार्यक्रम पर भी जोर दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच सैनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त अभियान इंद्र 2017, नौसैनिक अभ्यास इंद्र नौसेना 2018, तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान इंद्र 2019 का सफल संचालन भी किया गया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर जारी तनाव के बीच कल लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक LAC के दूसरे और चीन के हिस्से में मोल्डो इलाके में दोनों सेनाओं के अधिकारियों की बैठक हुई है। ये बैठक करीब 11 घंटे तक चली। भारत और चीनी सेना के बीच पिछले हफ्ते गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव को कम करने के उद्देश्य से दोनों देशों की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता आगे भी जारी रहेगी। तनाव को दूर करने के लिए 6 जून को पहली बार हुई बैठक के बाद इस तरह की ये दूसरी बैठक है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चीन के मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उठाए गए सवालों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वो सवाल पूर्व प्रधानमंत्री ने उठाए हैं, उनसे सेना का मनोबल गिरता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे ही सवाल एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी उठाए गए थे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे वक्त में ऐसे सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने एक के बाद एक ट्वीट्स के जरिए इन सवालों का जवाब दिया। चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सवालों पर आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मनमोहन सिंह उसी पार्टी से हैं जिसने चीन को 43,000 किलोमीटर जमीन सरेंडर कर दी थी। यूपीए शासन के दौरान बिना लड़े सरकार को सरेंडर करते हुए लोगों ने देखा है। बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके कार्यकाल को लेकर भी ट्वीट किया। नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन चीन के सामने सरेंडर कर दी गई। चीन ने 2010 से 2013 के बीच 600 बार से ज्यादा घुसपैठ की। इसके अलावा जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह को यूपीए के दौरान पीएमओ की भी याद दिलाई। नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह निश्चित रूप से कई विषयों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं, लेकिन पीएमओ की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उस ऑफिस से यूपीए वाला सिस्टम साफ हो गया है, जहां सुरक्षा बलों का अपमान भी किया जाता था। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश पूरी तरह से विश्वास करता है। 130 करोड़ भारतीयों ने परीक्षा की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखा है। प्रधानमंत्री ने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने चीन के साथ जारी गतिरोध के मसले पर कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की कोई भी राय हो सकती है, लेकिन देश की सुरक्षा को सरकार के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह वक्त समझदारी और एकजुटता दिखाने का है। इस बीच अमेरिका ने चीन की 4 प्रमुख मीडिया आउटलेट्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के मद्देनजर अमेरिका ने चीन के ग्लोबल टाइम्स, चाइना सेंट्रल टेलीविजन, चाइना न्यूज सर्विस और पीपल्स डेली को विदेशी मिशन के रूप में नामित कर दिया है। ये कदम अमेरिकी धरती पर इन चीनी मीडिया आउटलेट्स के संचालन को नियंत्रित करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP का इन 4 नामित प्रचार संस्थाओं पर पूर्ण संपादकीय नियंत्रण है और इस मामले में ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के
पंक्तियां प्रांत में हिंदू और सिख समुदाय के नेता निदान सिंह के अपहरण की घटना की कड़ी निंदा की है। इस वारदात को आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि आतंकवादियों की ओर से अपने बाहरी समर्थकों के इशारे पर अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाना और उनका उत्पीड़न करना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अफगान सरकार के संपर्क में है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान सरकार निदान सिंह की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित कराएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस वर्क वीजा पर लगे प्रतिबंध को साल के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें HIV वीजा शामिल है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये निर्णय अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए लिया गया है, जो अमेरिका में 5,25,000 नौकरियों का रास्ता खोलेगा। कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश में कोरोना संक्रमण के मामले भले 4.25 लाख के पार पहुंच गए हों, लेकिन भारत दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत की जनसंख्या के मुकाबले देश में प्रति लाख आबादी पर कोरोना के मामले बहुत कम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति लाख कोरोना मामले 30.04 हैं, जबकि विश्व में आंकड़ा 3 गुना ज्यादा यानी कि 114.67 है। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 671.24 मामले प्रति लाख, जर्मनी में 583.88, स्पेन में 526.22 और ब्राजील में 489.42 मामले प्रति लाख आबादी पर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और सतर्कता से उठाए गए सही समय पर सही कदम से मुमकिन हुआ है। सक्रिय मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और रिकवरी रेट जो है वो 55.77% पर पहुंच गया है और अब तक कुल 2,37,195 मरीज ठीक हो गए हैं। इस बीच कोरोना की जांच में भी तेजी आई है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 723 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या 262 कर दी गई और अब तक कुल 69,50,493 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए नए SOP जारी किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी डिस्चार्ज पॉलिसी के आधार पर डिस्चार्ज किया जाएगा, जिसके तहत होम आइसोलेशन से 10 दिन में डिस्चार्ज अनिवार्य है। दिल्ली में लगभग 12,000 रोगी होम क्वारंटीन में हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों को ऑक्सी पल्स मीटर मुहैया कराया जाएगा। इस ऑक्सी पल्स मीटर से कोरोना रोगी अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर माप सकेंगे। ऑक्सीजन की कमी होने पर दिल्ली सरकार कोरोना रोगियों को उनके घर पर ही ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया करवाएगी। और इस बीच राजधानी में कोरोना संक्रमण के नमूनों की जांच की संख्या 3 गुना बढ़ा दी गई है और अब प्रतिदिन लगभग 18,000 नमूनों की जांच की जा रही है। तमिलनाडु के मदुरई जिले में आज रात से 7 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बारे में जारी आदेश में कहा है कि मदुरई के आसपास के गांवों और कस्बों में भी पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और इसी बीच राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 62,000 से अधिक हो गई है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बंगलुरु में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण 5 नगर निगम वार्डों में 10 दिन के लॉकडाउन का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जिस गली में अधिक मामले सामने आए हैं उसे पूरी तरह से सील कर दिया जाए। क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर FIR दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 संक्रामक रोगों के अध्ययन और प्रबंधन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पाठ्यक्रम को उसी के अनुसार खुद को ढालना होगा। एम्स,
दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान मणिपुर, उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी समेत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने कल देश के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। इससे औषधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। देश में कोविड-19 महामारी से लड़ाई में स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सा, वस्त्र और उपकरण के साथ ही आयुष के क्षेत्रों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर होने वाली इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार द्वारा पिछले 6 सालों में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रयासों का भी उल्लेख किया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जारी रखते हुए रेलवे ने विभिन्न राज्यों में तैनात कोविड कोचों में भर्ती कोरोना रोगियों की देखभाल सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल के माउंट जंक्शन पर 59 संदिग्ध रोगी भर्ती हैं, जिनमें से 8 को पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। रेलवे ने 5 राज्यों में 960 कोविड केयर कोच तैनात किए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में 23 विभिन्न स्थानों पर कुल 372 और दिल्ली में 9 स्थानों पर 503 कोच तैनात किए गए हैं। कोविड-19 की तेजी से जांच के लिए आईसीएमआर बिहार की राजधानी पटना में स्थित राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक परिष्कृत जांच मशीन लगाई गई है। आईसीएमआर के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक कोबास 6800 नाम की यह मशीन एक दिन में 1500 जांच कर सकती है। यह मशीन पटना में जांच की संख्या में तेजी लाने में मदद करेगी। रोबोटिक्स तकनीक से लैस इस मशीन को बिना मानवीय हस्तक्षेप के दूर से ही संचालित किया जा सकता है, जिसके चलते ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संक्रमण के खतरे को भी कम करती है। आईसीएमआर के महानिदेशक के अनुसार ये बिहार में अपनी तरह की पहली सुविधा है जो कि संस्थान में कोविड-19 डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। डीसीजीआई की मंजूरी मिलने के बाद एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर उन दवाओं में से एक बार फिर शामिल हो गई है जिसे कोविड-19 के संभावित उपचार के रूप में पता लगाया गया है। मुंबई स्थित ग्लेनमार्क देश की पहली कंपनी है जिसे अपने निर्माण और विपणन के लिए मंजूरी मिल गई है। ये इस महीने के अंत में फेबिफ्लू ब्रांड नाम के साथ बाजार में उपलब्ध होगी। डीसीजीआई की ओर से यह कहा गया है कि इस दवा के कोर्स की अवधि जो है वो 14 दिन की है। फिलहाल 130 रुपए की ये एक गोली डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही उपलब्ध होगी। डीजीसीआई ने इसकी खुराक के बारे में बताते हुए कहा कि पहले दिन 1800 mg दवा का उपयोग करने के अगले 14 दिन तक एक दिन में 2 बार 800 मिलीग्राम दवा का उपयोग किया जा सकेगा। दवा निर्माता कंपनी के अनुसार कम और मध्यम लक्षण वाले कोविड रोगियों को फेबिफ्लू से लाभ हो सकता है। डेक्सामेथासोन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि इसका उपयोग केवल क्लिनिकल सुपरविजन में कोरोना वायरस के गंभीर रोगियों के ऊपर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात के सबूत नहीं है कि ये दवा हल्के रोगियों को कोरोना वायरस से मुक्त कर सकती है, बल्कि इसके नुकसान होने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10 लाख पहुंचने में 3 महीने का समय लगा, लेकिन बीते 8 दिनों में ही इतने मामले सामने आए हैं कि अब तक दुनिया में 90 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और करीब 4,70,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संकट के बीच भी इस साल सऊदी अरब हज का आयोजन करेगा, लेकिन इस बार केवल सऊदी अरब में रह रहे लोग ही हज कर पाएंगे। सऊदी अरब सरकार के हज और उम्रा मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करके बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार सीमित संख्या में हाजियों को ही हज करने की इजाजत होगी। इस बयान में ये कहा गया है कि इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए दूसरे देशों से आने वाले हाजियों को अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों के चलते ही ये फैसला लिया गया है। बयान में ये कहा गया कि हज के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे तमाम सुरक्षात्मक प्रावधान अपनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज से शुरू हो रही रथ यात्रा को सशर्त निकालने की अनुमति दे दी है। पुरी की ऐतिहासिक रथ यात्रा पर रोक संबंधी आदेश में संशोधन पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कल यह आदेश सुनाया है।
आदेश के अनुसार रथ यात्रा मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से आयोजित की जा रही है। इसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लोगों के स्वास्थ्य का कोरोना महामारी की वजह से किसी भी प्रकार की कोई अनदेखी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 23 जून से शुरू होने वाली ओडिशा के पुरी की ऐतिहासिक यात्रा पर रोक संबंधी आदेश में संशोधन के अनुरोध सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने इस पर विषय विचार करते हुए इसे सशर्त आयोजित करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश ने नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साथी न्यायाधीशों के साथ सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के आपसी सामंजस्य से आयोजित की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद पुरी की रथ यात्रा को अनुमति देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान होने वाले अनुष्ठानों का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मुद्दे को राज्य, केंद्र और मंदिर प्रबंधन अपने विचार और विवेक से सुनिश्चित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित करते हुए ओडिशा सरकार ने कहा था कि रथ यात्रा के दौरान राज्य सरकार मंदिर प्रबंधन और केंद्र सरकार के साथ चीजों को सुचारू बनाने के लिए काम करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओडिशा में केवल पुरी में ही यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले कोर्ट ने रथ यात्रा पर 18 जून को रोक लगा दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रोक लगाए जाने के फैसले में संशोधन करने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना भी की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि कोविड-19 की वजह से इस साल श्रद्धालुओं को संयमित रूप से ये त्योहार मनाकर संतोष करना होगा। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि रथ यात्रा बेहद पवित्र अवसर होता है, जिसका कि ओडिशा के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत समेत पूरा विश्व आज कोविड-19 के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें अपने लगभग सभी त्योहारों को घरों में ही रहकर मनाना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में हमें संयमित होकर ये त्योहार मनाना होगा। उन्होंने कामना की है कि रथ यात्रा से जुड़ी पवित्रता और उसके महान आदर्श जीवन में शांति और सद्भाव लाए। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में रथ यात्रा को अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। देश के कई राज्यों में फसलों के लिए खतरनाक टिड्डी दलों को नियंत्रित करने का अभियान जोरों पर है। मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डियों को नियंत्रित करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए राज्यों के कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ के सहयोग और समन्वय के साथ टिड्डी नियंत्रण का काम कर रहे हैं। सर्वेक्षण और नियंत्रण कार्य के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन के 200 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। टिड्डी नियंत्रण अभियान प्रतिदिन सुबह वाहन पर लगे स्प्रेयर, ट्रैक्टरों और फायर टेंडर वाहनों की मदद से चलाया जाता है। दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों के ऊपर टिड्डियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए ड्रोन के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। अब तक 12 ड्रोन तैनात किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने यूके स्थित एक कंपनी से हवाई स्प्रे क्षमताओं के लिए जीपीएस ट्रैकर्स के साथ 5 सीडी एडमाइजर किट की आपूर्ति का आदेश जारी किया है और इन किटों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों में फिट किया जाएगा। इन टिड्डियों पर नियंत्रण के हवाई अभियान में उपयोग किया जाएगा। और अब बात मौसम की। भीषण गर्मी से झुलस रहे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून आज प्रवेश कर जाएगा। बुधवार तक ये राजधानी पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है और ये कहा है कि मानसून 24-25 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को कवर करेगा। आज मानसून उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और इससे लगते उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। 24-25 जून तक इन इलाकों में मानसून छा जाएगा। मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए बुधवार तक दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के साथ ही राजस्थान के बाकी इलाकों में दस्तक दे सकता है। जनसंख्या संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़े राजनेता होने के साथ ही कुशल सोच के मालिक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इस मौके पर देश के कई हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद वो 1923 में सीनेट के सदस्य बने। उन्होंने 1937 में बैरिस्टर की परीक्षा पास की। कांग्रेस प्रत्याशी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बंगाल विधान परिषद का सदस्य चुना गया, लेकिन कांग्रेस ने विधायिका का बहिष्कार किया और इसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में डॉक्टर मुखर्जी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए। 1947 में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री का जिम्मा सौंपा, लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली के भारत के समझौते के चलते श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में मंत्रिमंडल से अलग हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंघ चालक गोलवलकर के कहने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। 1952 में जनसंघ के 3 सांसद चुनकर आए। इसके बाद 32 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों की मदद से उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श मानती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर के भारत में विलय के समर्थक रहे। देश के इस वीर सपूत ने 1953 में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।